हेलो दोस्तों, सो हाजिर हूँ एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार वीडियो के साथ। बट उससे पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक क्यूट सी बच्ची को दिखाए जाने से होती है जो कि मेडिटेशन कर रही थी। इस लड़की का नाम जिया होता है और ये एक माउंटेन गर्ल है। यहाँ पर जिया के पास एक कपल आता है और वो जिया से कहता है, क्या तुम हमें बता सकती हो कि हम दोनों बुढ़ापे तक साथ रहेंगे या फिर नहीं। वैसे जो लड़की होती है वो जल्दी से जिया के पास भाग कर जाती है और उसके गाल खींचते हुए कहती है, ओ कितनी प्यारी और क्यूट बच्ची है। लेकिन इस पर तो जिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैं कोई बोल नहीं हूँ जो तुम मेरे गालों को खींच रही हो। एंड फिर वो उसका हाथ पकड़ के बताती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप प्रेग्नेंट है, आप जल्दी माँ बनने वाली हैं। इस पर वो लड़की थोड़ी सी परेशान हो जाती है। जिया उसके हस्बैंड से कहती है, अंकल वांग आप भी फादर बनने वाले हैं। जिस पर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं, तुम प्रेग्नेंट थी और तुमने मुझे इस बारे में बताया भी नहीं। लेकिन फिर वो अचानक से चुप हो जाते हैं और जिया से कहते हैं, मेरा नाम वांग नहीं है। इस पर वो कहती है, आप ये क्या कह रहे हैं, बिकॉज ये जो बच्चा है उसके फादर का नाम तो वांग ही है। जिसके बाद वो अपनी वाइफ की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड का नाम तो वांग ही था ना। फिर वो गुस्से में खड़ा होकर अपनी वाइफ के ऊपर थप्पड़ों की बरसात कर देता है, जिसको देखकर जिया का रिएक्शन वाज लाइक एक बार फिर से एक और रिश्ता टूट गया और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो अपने मास्टर रुओ के पास आती है, जहाँ पर मास्टर रुओ उसे बताते हैं, तुम्हारे फू परिवार से तुम्हारे लिए इनविटेशन आया है, वहाँ पर एक बर्थडे पार्टी है। पहले तो जिया पहाड़ से नीचे जाने के लिए इनकार कर देती है, लेकिन जब मास्टर रो उसके हाथ में इनविटेशन कार्ड देते हैं तो उसे फ्यूचर नजर आता है कि मिस्टर फू के साथ कोई हादसा होने वाला है। जिसके बाद वो मास्टर रो से कहती है, मैं अभी के अभी वहाँ के लिए निकल रही हूँ। दूसरी तरफ हमें फू परिवार दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर फू को न्यूज मिल जाती है कि उनकी आंट उनकी बर्थडे पार्टी में आ रही है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने सभी बेटों से कहते हैं, जाओ जल्दी से बाहर जाकर उनके वेलकम की तैयारियां करो। अब हम उनके बेटों को दरवाजे पर खड़े हुए देखते हैं जो कि काफी देर से इंतजार कर रहे थे। यहाँ पर दूसरा बेटा मांग काफी ज्यादा गुस्से में भड़क जाता है और वो कहता है, हम लोग यहाँ पर कितनी देर से खड़े हुए हैं, शाम होने को आई है लेकिन वो अभी तक यहाँ पर नहीं आई। इस पर तीसरा भाई एन कहता है, इसमें इतना ज्यादा गुस्सा होने वाली बात नहीं है, वैसे भी वो बुजुर्ग हैं तो शायद उन्हें आने में परेशानी हो रही होगी। हमको जिया दिखाई जाती है जो वहाँ पर आ जाती है और वो दूर से उन सभी को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है, मैंने नहीं सोचा था ये परिवार मेरे स्वागत के लिए दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रहा होगा। वो जल्दी से भागकर उनकी तरफ जाती है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम जू होता है एंड वो यहाँ पर नैनी की जॉब करने के लिए आई थी। जिया बेचारी भागते हुए गिर जाती है, जिससे ये सभी उसकी तरफ देखते हैं, लेकिन तभी मिसेस जू बीच में आ जाती है और इन सभी को लगता है कि वही इनकी आंट है। जिसके बाद तो ये सभी उनका वेलकम करना शुरू कर देते हैं और खुशी खुशी उसे अंदर लेकर जाने लगते हैं। ये देखकर तो जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, इतनी देर से ये सभी गधे मेरे वेलकम के लिए यहाँ पर खड़े थे और जब मैं आ गई हूँ तो मुंह उठाकर अंदर जा रहे हैं। और वो जल्दी से जाकर जिन को पैंट पकड़ के खींचती है, पर जिन पीछे मुड़कर देखता है और उसे देखते ही कहता है, अरे ये इतनी प्यारी सी बच्ची किसकी है, और वो उसके गाल खींचने लगता है। जिस पर जिया को गुस्सा आता है और वो कहती है, मेरे गाल खींचने बंद करो, इतनी देर से तुम लोग यहाँ पर मेरे स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो तुम लोग अंदर जा रहे हो। ये सुनकर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो खड़ा होकर चिल्लाकर कहना शुरू करता है, ये बच्चा किसका है जो कि खो गया है। इस पर तो जिया कहती है, मैं तुम्हारे घर की ही बच्ची हूँ। जिस पर जिन अपने भाइयों की तरफ देखकर कहता है, क्या हमारे परिवार में कोई नाजायज बेटी भी है। इस पर तो जिया को गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांटना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो कहता है, शांत हो जाओ, चलो मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर चलता हूँ, मैं तो देखना चाहता हूँ आखिर वो महान इंसान कौन है जिसकी तुम्हारे जैसी प्यारी बेटी है। एंड वो उसे अंदर लेकर जाता है। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिसेस जू की मस्त वाली खातिरदारी की जा रही थी और सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए थे। यहाँ पर मिंग की वाइफ भी होती है जो कि प्रेग्नेंट थी। याओ मिसेस जू से कहती है, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी, इसलिए आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे ही बोलना। इस पर मिसेस जू याओ का हाथ पकड़ के कहती है, पहले मैंने काफी सारी तकलीफें सही हैं, लेकिन क्योंकि अब मैं इस परिवार में वापस आ गई हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम लोग मुझे नजरअंदाज नहीं करोगे। ये अपने मन में सोचती है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा मौका है एक अमीरों वाली जिंदगी जीने का। अगर ये मौका वाकई में मुझे मिला है तो मुझे इसे झपट लेना चाहिए। तभी यहाँ पर जिन जिया को अंदर लेकर आता है और वो अंदर आते ही कहती है, ये औरत नकली है। जिस पर मिसेस जू अपने मन में सोचती है, आखिर इस बच्ची को कैसे पता चला कि मैं नकली हूँ। कहती है, मैं तुम लोगों की रियल आंट हूँ, तो
मिंग कहता है आखिर ये पागल बच्ची कौन है और वो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है, जिस पर जिन कहता है आप ये क्या कर रहे हो, ये एक मासूम सी बच्ची है, आप इसको ऐसे धक्का नहीं दे सकते। एक मेड यहाँ पर कहती है ये बच्ची पागल हो गई है जो यहाँ पर आंट होने का दावा कर रही है, क्या इसको अपनी उम्र का अंदाजा नहीं है, जरूर ये कोई गरीब बच्ची होगी। इस पर तो जिया काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और कहती है मैं कोई गरीब बच्ची नहीं हूँ। तभी फिर वो कहती है मेरा नेफ्यू कहाँ पर है, मिस्टर फू को जल्दी से यहाँ पर बुलाओ। तभी यहाँ पर मिस्टर फू भी आ जाते हैं। वो उनको देखकर कहते हैं फाइनली आप यहाँ पर आ गई, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिस पर जिया भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलना शुरू करती है कि तभी एक आदमी यहाँ पर भागता हुआ आता है और वो मिस्टर फू से कहता है एक बहुत ही बुरी खबर है, मास्टर की डेथ हो चुकी है। और वो एक चीज उनके हाथ में देते हुए कहता है जब उनकी मौत हुई तो उनके हाथ में ये था। ये सुनकर तो मिंग और उसकी वाइफ एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, लेकिन मिस्टर फू को तो बहुत गहरा सदमा लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद ये सभी भाई चिल्लाना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर एक डॉक्टर भागते हुए आता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस परिवार का 5वां बेटा है जिसका नाम हुओ है। वो जल्दी से अपने डैड को चेक करता है और सभी को बताता है कि वो गुजर चुके हैं। बस फिर क्या था, यहाँ पर मिंग खतरनाक वाली रोने की एक्टिंग करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो जिया को काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो जाकर उसकी कमर पर जोर से मारती है और कहती है कुत्तों की तरह रोना बंद करो, अभी भी होप है और उन्हें बचाया जा सकता है। एंड वो एक मेडिसिन उनके मुंह में डाल देती है। इसके बाद वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे डैड को क्या खिला रही हो। वो कहती है ये एक सीक्रेट मेडिसिन है, सिर्फ 2 गोली और मुर्दा भी उठकर खड़ा हो जाएगा। एंड वो उनको दूसरी गोली खिलाने वाली होती है कि तभी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो कहता है तुमने दोबारा से मेरे डैड को इस तरह से कुछ भी खिलाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इस बेचारी प्यारी सी बच्ची को बहुत ही ज्यादा डांट देता है, जिस पर ये अपना भोंदू सा मुंह बनाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद मिंग मिसेस जू की तरफ देखता है और कहता है मैंने सुना है कि आप माउंटेन पर मेडिसिन का काफी ज्यादा प्रैक्टिस किया करती थी, तो जल्दी से मेरे डैड को जिंदा करके खड़ा कर दीजिए। वो अपने मन में सोचता है बस एक बार ये बुढ़िया मेरे बाप को मौत के घाट उतार दे, इसके बाद तो ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। लेकिन तभी मिसेस जू सामने से कहती है डॉक्टर ने कहा ना कि वो गुजर चुके हैं, तो फालतू में मेहनत क्यों करना। इस पर तो तीसरा बेटा एन कहता है आप ये क्या कह रही हैं, हमने सुना है कि आपने मास्टर यूरुको के साथ पढ़ाई की है, वही आपके गुरु हैं, वो तो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर देते हैं, तो जल्दी से हमारे डैड को ठीक कर दीजिए। पर वो कहती है अरे मैंने तुमसे कहा ना कि ये नहीं हो सकता। इस पर मिंग कहता है आप ये क्या कह रही हैं, हमने तो आपके बारे में काफी सारी अफवाहें सुनी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अफवाह झूठी है या फिर आप हमारी आंट है ही नहीं। तो मिसेस जू उसके हाथ पर जोर से मारती है और फिर उंगली घुमा घुमा कर कुछ भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देती हैं। इसी बीच जिया अपने नेफ्यू मिस्टर फू की तरफ देखते हुए सोचती है मेरा प्यारा नेफ्यू और जिंदगी के बीच जूझ रहा है, लेकिन ये गधे मुझे इनकी मदद करने ही नहीं दे रहे। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करती है, उनकी तरफ एक पावर ट्रांसफर करती है और इसी बीच मिसेस जू भी मिस्टर फू की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। मिस्टर फू की तरफ ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसने भी मैजिकल पावर ट्रांसफर की हो। इसके बाद तुरंत ही उन्हें होश आ जाता है। इन सभी गधों को लगता है कि मिसेस जू तो जादूगरनी है, लेकिन यहाँ पर तो मिसेस जू को भी अपने हाथों पर यकीन नहीं हो रहा था। अचानक से उनके अंदर ये पावर्स कहाँ से आ गई। वो मिसेस जू को जल्दी से थैंक यू बोलना शुरू कर देता है, लेकिन तभी एक बार फिर से उसके डैड बेहोश हो जाते हैं। वो जल्दी से उन्हें चेक करता है और फिर कहता है कि सभी ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं, इन्हें बचाया जा सकता है। और फिर वो मिसेस जू से कहता है अब तो सच में भगवान है, भगवान आपने हमारे डैड को बचा लिया। फिर क्या था, ये बुढ़िया भी झाड़ के पेड़ पर चढ़ जाती है और आधे टेढ़े मुंह बनाकर बहुत ज्यादा खुश होती है। पर तो मिंग अपने मन में सोचता है ये बुढ़िया तो वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसकी वजह से तो डैड जिंदा हो जाएंगे और प्रॉपर्टी मेरे हाथों से चली जाएगी। यहाँ पर जिया की नाक से ब्लीडिंग होने लगती है और वो अचानक से गिर जाती है। जिन जल्दी से उसको पकड़ता है। यहाँ पर जिया को नजर आता है कि मिस्टर फू का सबसे बड़ा बेटा मरा नहीं है और वो अभी भी किसी बीच पर जिंदा है। इसके बाद वो जिन से कहती है वो अभी मरा नहीं है, जिंदा है और बेहोश हो जाती है। जिसके बाद जिन जल्दी से हो से कहता है इस बच्ची को बचाओ, जल्दी से इसे चेक करो। जिस पर ये बेरहम डॉक्टर कहता है पहले मैं अपने डैड को बचाऊंगा, मैं सिर्फ उन्हीं को हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा, ना कि फालतू लोगों को। फिर जिन कहता है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ। वो जल्दी से जिया को उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम जिया को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं और यहाँ पर उसके पास सिर्फ जिन ही होता है। इस परिवार का सबसे अच्छा बेटा यही है। यहाँ पर वो जिया को देखकर कहता है ये बच्ची कितनी ज्यादा प्यारी और मासूम है। यहाँ पर वो भी आ जाता है और वो भी कहता है क्या तुमने इस बच्ची को ध्यान से देखा है, ये हमारे डैड की तरह दिखती है।
इस पर जिन उसे ध्यान से देखता है और कहता है तुम सही कह रहे हो, वैसे इसने कहा था कि ये हमारे परिवार से ही है। पर तो वो हैरान हो जाता है और कहता है कहीं ये हमारे डैड की नाजायज बेटी तो नहीं। तभी यहाँ पर जिया को भी होश आ जाता है और वो कहती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर वो उससे बहुत ही ज्यादा प्यार से बात करते हुए कहता है बेटा तुम क्या हमें बता सकती हो कि तुम कहाँ से हो। जिस पर वो याद करती है कि उसके मास्टर ने उसे बताया था अगर वो माउंटेन से नीचे जाती है और कोई उससे पूछे कि वो कहाँ से है तो उसे टेम्पल का नाम बताना है। जिस पर वो उन सभी को टेम्पल का नाम बता देती है। जिन जल्दी से किसी को कॉल करता है और टेम्पल का नाम बताते हुए कहता है ये किंडरगार्टन कहाँ पर है पता करो। जिस पर वो आदमी बताता है ये बिनचैन में है। जिन हुओ से कहता है डैड भी करीब 5 साल पहले बिनचैन गए थे किसी काम से। पर तो वो अपना सीआईडी वाला दिमाग चलाता है और कहता है तो इसका मतलब ये है कि 5 साल पहले डैड वहाँ पर जाकर अपना मुंह काला करके आए हैं और ये सच में हमारी बहन है। सुनकर तो बेचारी जिया को भी हंसी आ जाती है। इसके बाद हमें मिंग दिखाया जाता है जो कि बाहर से इन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनकर वो अपने मन में सोचता है तो ये भी मेरे डैड की बेटी है। लगता है मेरे डैड ने ही चाइना की जनसंख्या बढ़ाने का ठेका अपने सर पर लेकर रखा है। आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब एक और कंपटीशन आ गया है जो कि शेयर्स को लेकर मेरे साथ झगड़ा करेगा। आखिर मैं कितने लोगों के खून से अपने हाथ रंगने वाला हूँ। इसके बाद हमें दोबारा से अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जिया से कहता है हमारे परिवार में सिर्फ लड़के ही लड़के हैं। फाइनली एक प्यारी सी राजकुमारी आ ही गई। एंड वो जिया का हाथ पकड़ता है जिस पर जिया को उसका फ्यूचर नजर आता है। वो देखती है ये बंदा रूम नंबर 28 में जाएगा जहाँ पर एक आदमी चाकू से हमला करके इसे मार देगा। जिसके बाद वो उसे कहती है आज चाहे जो भी हो जाए तुम रूम नंबर 28 में मत जाना। और तभी रूम के अंदर मिंग आ जाता है और वो गुस्से में जिया के ऊपर चिल्लाने लगता है। जिस पर वो उसे रोकता है और कहता है इस मासूम बच्ची की क्या गलती है। लेकिन ये बंदे तो सुनने का नाम ही नहीं लेता और वो लगातार चिल्ला रहा था। जिस पर जिया उसे कहती है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। इस पर वो जिया को डांटता है और जाने को कहता है। वो उसे लेकर जाने लगता है। जिया अपने मैजिकल पावर से मंत्र उसके ऊपर चिपका देती है। जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं तो नर्स आकर वो से कहती है आपको रूम नंबर 28 में जाना चाहिए। लेकिन अचानक से मिंग का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से में रूम नंबर 28 में जाता है। उसे लगता है कि उसके डैड वहीं पर है। वो जाकर दरवाजे में जोर से लात मारता है और तभी वो आदमी भी चाकू से हमला कर देता है और वो चाकू उसके पैर में घुस जाता है। वो भी आ जाता है और सिक्योरिटी वाले भी उस आदमी को पकड़ लेते हैं। जिन भी जिया को लेकर आता है। जिया उसे कहती है देखो मैंने पहले ही कहा था कि वहाँ पर मत जाना। इस पर तो जिन अपने मन में सोचता है जो इसने कहा था आखिर वो सच कैसे हो गया। यहाँ पर हमला करने वाला वो आदमी जोर जोर से हुओ के ऊपर चिल्लाने लगता है कि तुमने मेरी वाइफ को मार डाला। इस पर जिया आगे आती है और वो कहती है भला वो तुम्हारी वाइफ को कैसे मारेंगे। इस पर वो आदमी कहता है पहले मेरी वाइफ एकदम ठीक थी लेकिन इसने कल उसको इंजेक्शन दिया इसके बाद उसकी मौत हो गई। जिसके बाद जिया उसके फोरहेड को टच करती है और फिर कहती है हुओ को इससे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो जाकर अपनी वाइफ के पिलो के नीचे चेक करो। जिसके बाद नर्स जल्दी से रूम के अंदर भाग कर जाती है। पिलो को चेक करती है तो पिलो के नीचे से साथ ही एक पॉइजन की बोतल भी होती है। उसका हस्बैंड उस लेटर को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड किया था बिकॉज इसकी वाइफ को ना ठीक होने वाली एक बीमारी होती है। और इसकी वाइफ ने लेटर में लिखा हुआ था मेरी वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, यहाँ तक कि अब तुम्हारा घर भी बिकने वाला है। मैं तुम्हें इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकती इसलिए तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। इसके बाद वो आदमी रोने लगता है और रोते हुए कहता है तुम मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट थी ना कि वो घर। इसके बाद जिन और वो जिया को रूम में लेकर आ जाते हैं जहाँ पर वो उसे शुक्रिया कहता है और बोलता है तुम्हारी वजह से आज जो मेरे ऊपर कलंक लगने वाला था वो बच गया, मतलब कलंक लगने से बच गया। जिन भी जल्दी से जिया के पास आता है और कहता है तुमने बेहोश होने से पहले कहा था कि वो मरा नहीं है, तुम किसकी बात कर रही थी। जिस पर वो कहती है मैं तुम्हारे बड़े भाई की बात कर रही थी। पर वो कहता है क्या ये सच है, क्या वो वाकई में जिंदा है। इस पर जिया मुंह बनाते हुए कहती है तुम्हें क्या ही बताऊं, वैसे भी तुम लोगों को मेरी बातों पर यकीन ही नहीं है। इस पर जिन कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है। वो भी कहता है मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है। जिस पर जिया वाज लाइक क्या सच में तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है। इस पर वो हाँ में जवाब देते हैं। जिस पर जिया तुरंत ही कहती है तो चलो जल्दी से एक्सेप्ट करो कि मैं ही तुम्हारी आंट हूँ। इस पर तो जिन अपने मन में सोचता है अपनी भाई की सच्चाई जानने के लिए मैं कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। और फिर कहता है हाँ मैं समझ गया और मुझे पता चल गया कि तुम ही मेरी आंट हो।
जिसके बाद जिया उसे बताती है तुम्हारा भाई एकदम ठीक है और वो एक बीच पर है। यहाँ पर एक नर्स भागते हुए आती है और बताती है आपके डैड को होश आ गया है। इसके बाद ये दोनों जल्दी से जाने लगते हैं। जिया जिन को रोकती है और वो कहती है मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। इस पर जिन कहता है देखो अभी तुम्हें ड्रिप लगने वाली है, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, थोड़ा सा ठीक हो जाओ फिर मैं आराम से तुम्हें लेकर जाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। अब हम इन सभी भाइयों को मिस्टर फू के पास देखते हैं जहाँ पर मिंग अपनी टूटी हुई टांग लेकर खड़ा हुआ था। मिस्टर फू उन्हें बता रहे होते हैं ये मेरी जिंदगी बहुत कष्टों से बीती है, मैंने अपनी कंपनी को बड़ा बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है। अभी बहुत सारी ज्ञान वाली बातें बोल रहे होते हैं लेकिन तब मिंग बीच में कहता है क्या आपने ये सारी बकवास बातें करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है? वैसे जहाँ तक मुझको लगता है समझदारी इसमें होगी कि आप प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि आप कब गुजर जाए। जिस पर उनको गुस्सा आ जाता है और वो उसे डांट देते हैं। इसके बाद वो अपने बाकी के बेटों से कहते हैं क्योंकि तुम्हारी आंट वापस आ गई है इसलिए मैं चाहता हूँ उनके आने की खुशी में तुम एक शानदार सी पार्टी दो। अब हमको अगले दिन पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे भाई कोई कार में आता है तो कोई बाइक से आता है। इनको छोड़कर यहाँ पर बाकी के 4 भाई होते हैं जो कि जिया को लेकर आते हैं और वो उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आते हैं क्योंकि वो तो उसको अपनी बहन ही समझ रहे होते हैं। जिया कहती है मिस्टर फू कहाँ पर है? इस पर जिन अपने मन में सोचता है इसको बताना ठीक नहीं होगा वरना इसको हर्ट हो सकता है, इसलिए वो कहता है दरअसल वो ऊपर है और आराम कर रहे हैं। इस पर वो कहती है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ और जल्दी से भाग जाती है। अब हमको अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिसेस झू एकदम अमीरों वाली जिंदगी जी रही थी एंड यहाँ पर या उनकी फुल चापलूसी कर रही थी। झूठ कर जा रही होती है कि तभी या वहाँ पर भागते हुए आती है और उनसे टकरा जाती है। जिसके बाद तो वो गुस्से में भड़क जाती है और उसको डांटना शुरू कर देती है। यहाँ पर ये चारों भाई भी आ जाते हैं और वो उन्हें शांत रहने को कहते हैं लेकिन ये बुढ़ी तो शांत होने का नाम ही नहीं लेती। तो जिया के ऊपर ऐसे बरस रही होती है जैसे ये जागीर इसके बाप की हो। लेकिन तभी जिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है तुम झूठी हो, तुम इनकी आंट हो ही नहीं। ये सुनकर वो शांत हो जाती है और अपने मन में सोचती है शायद ये बच्ची रियल आंट को जानती है। अगर मेरी सच्चाई सबके सामने आ गई तो ये अमीरों वाली जिंदगी मेरे हाथों से चली जाएगी और फिर वही मुझे दूसरों के बच्चों की चड्डियां धोनी पड़ेंगी। इसके बाद वो गुस्से में जिया से कहती है अगर मैं झूठी हूँ तो बताओ रियल आंट कौन है? इसके बाद तो जिया एकदम महारानियों की तरह टेबल पर चढ़ जाती है और फुल स्टाइल मारते हुए कहती है रियल आंट मैं हूँ। ये सुनकर सभी लोग पहले तो एकदम शांत हो जाते हैं और फिर जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। बात तो ये बुढ़ी कहती है इस लड़की का दिमाग घूम गया है, इसको यहाँ से बाहर निकालो, वैसे भी ये पार्टी मेरे लिए रखी गई है। पर जिया कहती है ये मेरे लिए रखी गई है ना कि तुम्हारे लिए, पता नहीं तुम कहाँ से आ गई बिन बुलाई मेहमान। याओ यहाँ पर गार्ड्स को बुलाती है ताकि वो जिया को बाहर फेंकवा सके लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी भागते हुए आता है और कहता है मिस्टर फू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, जल्दी चलिए। जिसके बाद सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और इन सभी को पता चलता है कि वो यमराज के साथ घूमने निकल चुके हैं। आदमी बताता है इन्होंने गुजरने से पहले कहा कि चेयरमैन अपने बड़े बेटे को बनाना चाहते हैं, साथ ही सारे शेयर्स भी उसको देना चाहते हैं एंड कंपनी अपने तीसरे बेटे को देना चाहते हैं बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा शांत है। लेकिन तभी यहाँ पर मिंग आ जाता है, वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वैसे भी बड़ा भाई मर चुका है इसलिए सारे शेयर्स मेरे हैं, सब कुछ मेरा है, सारी कंपनी मेरी है। जिस पर वो कहता है ऐसा मत करो, जो डैड ने कहा है वो मानो। जिस पर मिंग वाज लाइक अब तो ये निकल चुके हैं तो भला मैं इनकी बात क्यों मानूं। जिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यमराज के साथ घूमने गए हैं और मैं इनको आवाज देकर बुला लूंगी। और वो अपनी एक बड़ी सी किट खोलती है जिसमें बहुत सारी सुइयां होती हैं। ये एक सुई उनकी खोपड़ी में घोंपने वाली थी कि तभी वो पीछे से कहता है जिया ऐसा मत करो, वो गुजर चुके हैं और वैसे भी किसी इंसान को जिंदा करना कोई आम बात नहीं है। जिस पर जिया वाज लाइक मेरे ऊपर ट्रस्ट करो ना, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, मैं तो छोटा पैकेट और बड़ा धमाका हूँ। तभी मिंग जिया के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुम ये क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं इन्हें बचा लूंगी। कहता है मुझे तुम पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। लेकिन तभी जिन कहता है लेकिन मुझको है। और उसके बाकी के 3 भाई भी कहते हैं हमें भी इसके ऊपर ट्रस्ट है। तभी आंटी झू भी कहती है अगर तुम्हारे भाइयों को इसके ऊपर ट्रस्ट है तो एक बार इसको आजमाने दो। वो अपने मन में सोचती है अच्छा होगा कि ये लड़की सुई घोंप के इस बुढ़े को मार डाले, उसके बाद तो मेरी सच्चाई सामने आने का घंटा कोई चांस नहीं है। एंड ये मन ही मन फड़फड़ा रही थी, इसके बावजूद भी मिंग इनकार करता है। इस पर उसके बाकी के 4 भाई कहते हैं अगर ये बचा नहीं पाई तो हम अपने शेयर्स तुम्हें दे देंगे। इसके बाद तो ये बंदा राजी हो जाता है और फिर जिया अपना काम स्टार्ट करती है। वो उनके सीने में सिर्फ गिन के 4 सुइयां घोंप देती है और उनको एक गोली खिला देती है। जिसके बाद वो होश में आते हैं लेकिन सिर्फ उन्हें खून की उल्टी होती है और फिर से वो यमराज के साथ घूमने
निकल लेते हैं। इस पर जिया कहती है ये ठीक होने की प्रक्रिया है, वो इसी तरीके से ठीक होंगे। लेकिन मिंग उसकी बात नहीं सुनता और वो उसका गला दबाने लगता है। जिन जैसे तैसे उससे जाकर बचाता है, फिर अपने भाई को कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो कहता है डैड अभी भी होश में नहीं आए हैं। जिया कहती है वो ठीक हो जाएंगे, मैंने कहा ना इंतजार करो। लेकिन ये बंदा तो उसे उठाकर गार्ड्स के ऊपर फेंक देता है और कहता है इसे दफा कर दो यहाँ से। जिसके बाद वो गार्ड उसे खींचते हुए बाहर लेकर आते हैं और बाहर ही फेंक देते हैं। जिसके बाद ये बेचारी बच्ची बहुत ही ज्यादा रोती है। अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ के पास कॉल आते हैं और उसे पता चलता है कि जिस बीच का एड्रेस जिया ने दिया था वहाँ पर उसके भाई का पता मिल चुका है। जिसके बाद वो जल्दी से उसको ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वो उसे आवाजें देता है। ये बेचारी बच्ची डस्टबिन के पास बैठी हुई थी, ये भी उसे आवाज लगाती है। लेकिन तभी जिन के पास उसके दूसरे भाई की कॉल आती है और वो कहता है जल्दी से यहाँ पर आ जाओ बिकॉज मिंग का दिमाग घूम चुका है, वो डैड का अंतिम संस्कार करना चाहता है। जिसके बाद जिन जल्दी से अंदर भाग जाता है और जिया उसे आवाज लगाते हुए रह जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। ये लोग यहाँ पर ऐसे रो रहे थे जैसे जैसे ये दोनों ही विधवा हो चुके हों। एंड ये दोनों रोते रोते एक दूसरे को गले लगाने वाले थे कि तभी यहाँ पर जिन आ जाता है। वो आते ही वहाँ की मेड्स को डांटने लगता है। जिसके बाद इन दोनों की एक्टिंग यहीं पर शांत हो जाती है। यहाँ पर मिंग उससे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, डैड गुजर चुके हैं, हमें अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। वो कहता है तुम लोग पागल हो गए हो, तुम लोगों ने सुना नहीं कि जिया ने कहा था कि थोड़ी देर बाद वो ठीक हो जाएंगे। वो को भी समझाने लगता है। इस पर ये बुढ़ी भी सोचती है क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए क्योंकि बुढ़ा तो मर ही चुका है और पैसे कमा लिए जाएं। उसके बाद वो जल्दी से आगे बढ़ के कहती है देखो तुम्हारे पिता चाहते थे कि मरने से पहले वो कुछ संपत्ति मेरे नाम भी कर दे। इस पर तो तुरंत ही मिंग कहता है अभी हमें ही संपत्ति नहीं मिली है, तुम कहाँ से आ गई। इसके बाद वो कहती है मेरा ये मतलब नहीं है, हमें जल्दी से अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। अगर हम उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर इस तरीके से रखेंगे ये बहुत ही ज्यादा गलत हो सकता है और ये तुम्हारे लिए पनौती बन सकता है। इस पर तो तुरंत ही मिंग कहता है तो चलो जल्दी करते हैं ना। इसके बाद वो कहती है मैं सब कुछ कर लूंगी, मुझे जल्दी से पैसे दे दो, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। इस पर तो मिंग फिर से चिढ़ जाता है और कहता है तुम पैसा पैसा क्या चिल्ला रही हो, तो हमारे पास खुद पैसा नहीं है, हमारा परिवार गरीबी से जूझ रहा है। इसके बाद वो कहती है देखो अंतिम संस्कार में बहुत सारा पैसा खर्च होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। और वो यहाँ पर फालतू के मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, मतलब एक्टिंग करती है मंत्र पढ़ने की। और तभी उठ कर बैठ जाते हैं जिससे ये सभी लोग घबरा जाते हैं और वो बुढ़ी तो जमीन पर ही गिर जाती है। अब हम दूसरी तरफ जिया को देखते हैं जिसको हॉस्पिटल में होश आता है और उसको हॉस्पिटल में किसी और ने नहीं बल्कि उसके मास्टर ने एडमिट करवाया था। सबसे पहले जिया उन्हें शुक्रिया बोलती है। इसके बाद मास्टर कहते हैं मेरे साथ माउंटेन वापस चलो। इस पर वो कहती है नहीं वो मेरा परिवार है, मुझे उसे बचाना होगा बिकॉज वो मुसीबत में है। हमें दूसरी तरफ घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग घबराए हुए थे। मिंग की तो हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, वो सीधा कहता है डैड मुझे माफ कर देना, मैंने कुछ नहीं किया, उस लड़की ने सुइयां घोंप कर आपको मारा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने तो आपको मारने के बारे में सोचा भी नहीं। पर जिन उसे कहता है अबे अकल के अंधे शांत हो जा, डैड मरे नहीं है, ये उनकी आत्मा नहीं है बल्कि उनका शरीर है और वो एकदम ठीक हो चुके हैं एंड ये सब कुछ जिया की वजह से हुआ है। लेकिन ये बुढ़ी उठकर तुरंत ही कहती है बिल्कुल नहीं, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मैंने इनको ठीक किया है वो भी अपनी पावर से। मतलब खुद को सुपरमैन प्रूफ करके ही मानेगी ये बुढ़ी। जोए भी कहता है शायद ये सही कह रही हैं बिकॉज अगर वाकई में इनको जिया ने ठीक किया होता तो इन्हें पहले ही होश में आ जाना चाहिए था बिकॉज जिया को यहाँ से जाए हुए बहुत टाइम हो चुका है। मिसेस झू भी तुरंत ही कहती है हाँ ये एकदम सही कह रहा है। वो अपने मन में सोचती है ये कितने बेवकूफ़ है, इन्हें ऐसे ही बेवकूफ़ बनाती रहूंगी और इनके परिवार की सेवियर बन जाऊंगी। तभी मिस्टर फू उसको देखकर कहते हैं तुम कौन हो और तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। मतलब ये जागते ही क्यों है अगर इन्हें बेहोश होना है। इसके बाद इनको जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। यहाँ पर जिन कहता है मैं जाकर जिया को लेकर आता हूँ। अब हम जिया को देखते हैं जो कि अपने मास्टर को अच्छे से अलविदा कहकर वहाँ से भेज रही थी। यहाँ पर जिन भी आ जाता है और तुरंत ही उसे हक कर लेता है। वो कहता है मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। इसके बाद वो कहती है तुम मेरे ऊपर यकीन ही नहीं करते। वो कहता है मैं करता हूँ और डैड को भी होश आ गया था, हम उन्हें हॉस्पिटल में ही लेकर आए हैं। इसके बाद जिन उसको सभी के पास लेकर आ जाता है। उसको देखते ही तो ये बुढ़िया भड़क जाती है और वो यहाँ पर उसके ऊपर हाथ भी उठाने वाली थी लेकिन जिन उसे रोक लेता है। जिन कहता है अगर डैड को होश आया है तो सिर्फ और सिर्फ जिया की वजह से। पर मिंग कहता है तुम इसके ऊपर इतना ट्रस्ट क्यों करते हो। जिस पर वो कहता है क्योंकि इसने बताया था कि बड़े भाई जिंदा है और जहाँ पर इसने बताया था वो वहाँ पर मिल चुके हैं। ये सुनते ही तो मिंग पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है मुझे तो न्यूज़ मिली थी कि प्लेन पूरी तरीके से क्रैश हो गया है और उसमें कोई भी नहीं बचा, तो वो आखिर कैसे बच गया।
जिनसे कहता है बकवास करना बंद करो। इस पर जिन कहता है मैं बकवास नहीं कर रहा, वो इसी हॉस्पिटल में है, चलो मैं तुम सभी को लाइव दिखा देता हूँ। वो सभी को रूम में लेकर आता है, लेकिन वहाँ पर उसका बड़ा भाई होता ही नहीं। बस फिर क्या था, मिंग तो उसे कहता है तुम एक नंबर के झूठे हो और यहाँ पर ड्रामा कर रहे हो इस लड़की के साथ मिलकर। ये सब हुओ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और वो अपने मन में सोचता है अगर मुझे बड़े भाई को बचाना है तो अभी जिन को ये बेइज्जती सहनी होगी, जिससे एज ऑडियंस हमें समझ आता है किसी बंदे ने अपने बड़े भाई को यहाँ से गायब किया है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। जिया जल्दी से बेड के ऊपर अपना हाथ टच करती है और अपनी मैजिकल पावर से पता करती है कि वो कहाँ पर है, जिसके बाद वो जिन से कहती है परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़े भाई एकदम ही ठीक हैं। ये बुढ़िया एक बार फिर से यहाँ पर बोलना शुरू कर देती है, जिस पर जिन को गुस्सा आ जाता है और इस बार वो कहता है डैड ने बेहोश होने से पहले कहा था कि तुम कौन हो, जिसका साफ मतलब है कि तुम हमारी आंट नहीं हो और हमें धोखा दे रही हो। उसका गुस्से में हाथ पकड़ लेता है और कहता है जल्दी बताओ तुम कौन हो। पर तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो कि उनके डैड की रिपोर्ट लेकर आया था, जिसको मिंग जल्दी से देखता है। फिर रिपोर्ट देखकर कहता है इस रिपोर्ट के हिसाब से उनकी याददाश्त पर फर्क पड़ा है। ये बुढ़िया भी इस मौके का अच्छे से फायदा उठाती है और कहती है इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उनकी याददाश्त पर फर्क पड़ा है इसलिए वो मुझे पहचान नहीं पाए। लेकिन जिन तो उनकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था, जिस पर जॉय उसे कहता है देखो डैड के होश में आने के बाद ही सच्चाई सबके सामने आएगी, तब तक हमें इनको तरीके से बेइज्जत नहीं करना चाहिए, कम से कम इनकी उम्र का तो लिहाज करना ही चाहिए। पर जिन भी उनसे कहता है चलिए मान लिया हमने कि आप हमारी आंट हैं, आप तो माउंटेन पर रहती थी, इस हिसाब से तो आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, तो आप इस बच्ची से इतना ज्यादा नफरत क्यों कर रही हैं, इसे घर पर आने देना चाहिए। जिस पर वो अपने मन में सोचती है मैं अपना बिहेवियर बिगाड़ नहीं सकती, इससे मेरा ही नुकसान होगा। और वो कहती है ठीक है इसे घर पर लेकर आ सकते हो। इसके बाद जिन प्यारी सी जिया को घर पर लेकर आ जाता है, वो भी एक प्यारा सा फ्रॉक पहनाकर। यहाँ पर जॉय उसके लिए बहुत सारे टॉयज लेकर आता है जो कि उसे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। वो जॉय के गाल पर किस करती है, इससे तो जॉय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर आता है जो कि उसको साइड करता है और वो जिया के लिए काफी सारे कपड़े लेकर आया था, वो भी उसको पसंद आते हैं। वो उसकी गाल पर भी किस करती है। इसके बाद यहाँ पर वो आता है और वो कहता है एक बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज है स्नैक्स, और वो उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर आया था। कहती है मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आए। इस पर वो कहता है तो चलो जल्दी से मुझे किस दो, और वो उसके गाल पर किस करती है। इस पर तो जिन कहता है सबसे ज्यादा प्यार मैं तुम्हें ही करता हूँ, लेकिन तुमने मुझे कभी किस नहीं दिया। जिस पर वो उसके पास बैठ जाती है और कहती है तुम ही तो वो हो जो मुझे घर में लेकर आए हो, एंड उसके गाल पर भी किस करती है। जिसके बाद ये एकदम हैप्पी फैमिली लग रही थी। अगले सीन में जिया मस्त टंगड़ी कबाब खाते हुए इधर उधर टहल रही थी कि तभी उसकी नजर फू के रूम पर पड़ती है, जहाँ से ब्लैक कलर की पावर निकल रही थी, जिससे वो समझ जाती है कि यहाँ पर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया है। उसके बाद वो अपनी पावर का यूज करने लगती है कि तभी कोई पीछे से आकर इस बेचारी को धक्का दे देता है। हम जिन को देखते हैं जो कि अपने बाकी के 3 भाइयों को लेकर एक होटल में पहुंच जाता है। तीनों से पूछते हैं तुम हमें यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। जिस पर वो कहता है मैंने पता किया है यहाँ पर हमारी आंट के मास्टर रुके हुए हैं, यही सही मौका है सच्चाई पता करने का। वो हमें डायरेक्टली बता देंगे कि आखिर उनकी स्टूडेंट है कौन। लेकिन तभी जिन के पास कॉल आता है और दूसरी तरफ का आदमी कहता है जल्दी से घर पर आ जाइए बिकॉज जिया की जान खतरे में है। जिसके बाद ये चारों जल्दी से भागकर यहाँ से निकल जाते हैं और मास्टर भी इन्हें देख लेते हैं। अब हमको घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिया तो खड़ी हुई थी, लेकिन याओ जमीन पर पड़ी हुई थी, उसको ब्लीडिंग भी हो रही थी। भी यहाँ पर मिंग आ जाता है। उसके आते ही तो याओ कहती है इस लड़की ने मुझे धक्का दिया है जिससे मेरा मिसकैरेज हो गया। इसके बाद तो लिन गुस्से से भड़क जाता है और उसका गला दबाने लगता है, पर तभी यहाँ पर जिन आ जाता है, मिंग को रोकता है। मिंग उसके साथ झगड़ा करने लगता है। साथ ही याओ भी कहती है इसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है और तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जिस पर जिया कहती है इनका बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है और वो एकदम ठीक है। इस पर जिन कहता है क्या तुम सच कह रही हो। जिस पर वो कहती है बिल्कुल। तभी याओ कहती है अगर वो ठीक होता तो ये ब्लीडिंग कैसे हो रही है। जिस पर जिया उसके पास जाती है, एक पॉलिथीन निकालती है जिसमें उसने पहले से ही ब्लड भरकर रखा हुआ था और वो यहाँ पर ये सब कुछ नाटक कर रही थी। जब मिंग की वाइफ की सच्चाई सामने आ चुकी थी तो मिंग तुरंत ही गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहता है देखो हम एक परिवार है, इस बात को यहीं जाने देते हैं। जिन कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें अभी के अभी जिया से घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। वो माफी मांगने से इनकार करता है। जिस पर जॉय कहता है वैसे भी यहाँ पर कैमरा लगे हैं, अगर आप माफी नहीं मांगेंगे तो जो आपकी वाइफ ने किया है कल किसी न्यूज की हेडलाइन में चल रहा होगा। जिसके बाद ये अपनी वाइफ को गुस्से में एक थप्पड़ मारता है और घुटनों पर बैठकर जिया से माफी मांगता है।
पर जिया कहती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया बिकॉज तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। और ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद याओ मिंग से कहती है मुझे माफ़ करना, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती थी उस चुड़ैल को घर से निकलवाने में। लेकिन उसका हस्बैंड तो उसे एक और थप्पड़ मारता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यह इन चारों भाइयों को उसके डैड के रूम में लेकर आती है और वो एक ड्रॉर को खोलकर उसमें से एक फूलदान निकालती है और कहती है अगर तुम चाहते हो मिस्टर फू होश में आ जाए तो इसको तोड़ना होगा बिकॉज इस पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। वो उसे तोड़ने वाली होती है लेकिन जिन उसके हाथ से ले लेता है। इस पर वो कहती है क्या तुम लोग अभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हो? जिस पर वो उसे समझाता है ऐसा नहीं है, दरअसल ये हमारी मॉम ने दिया था और ये हमारे डैड को बहुत ही ज्यादा पसंद है। ऐसा समझ लो कि ये उनकी आखिरी निशानी है डैड के पास, इसीलिए हम इसको तोड़ नहीं सकते। जी अपने मन में सोच रही थी अगर उनको बचाना है तो एनी हाउ इसको तोड़ना होगा। जिन कहता है एक और तरीका है डैड को होश में लेकर आने का और वो एक रिंग उसके हाथ में देते हुए कहता है ये हमारे बड़े भाई की है, बड़े भाई को ढूंढ लो जिससे डैड तुरंत ही होश में आ जाएंगे। इसके बाद वो उसका एड्रेस पता करती है और फिर उनसे कहती है मुझे उसके बारे में पता चल गया है और वो हॉस्पिटल का नाम बताती है। जिस पर जिनहू से कहता है तो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का हॉस्पिटल है ना, और ये सभी हॉस्पिटल के लिए निकल रहे होते हैं कि तभी बुढ़ी और याओ भीड़ लगाकर यहाँ पर खड़े हुई थी। पूछता है ये सब क्या हो रहा है? जिस पर याओ कहती है इस लड़की ने आंट का ज्यादा पेंडेंट चोरी हो गया है। बुढ़िया भी तुरंत ही कहती है जब तक वो मिल नहीं जाता किसी को भी बाहर जाने की इजाजत नहीं है। एंड वो हॉल में ही सबकी चेकिंग करवा रही थी। जिसके बाद एक मेड आगे आती है और कहती है मैंने जिया को देखा था ये करते हुए। इसके बाद तो याओ जिया के पीछे ही पड़ जाती है और जबरदस्ती करने लगती है और चुपचाप उसके बैग में वो पेंडेंट डाल भी देती है। जिया भी कहती है तुम लोग चेकिंग ले सकते हो लेकिन मुझसे पहले बड़े लोगों की लो। जिसके बाद सभी की वहाँ पर चेकिंग होती है और वो ज्यादा पेंडेंट किसी और की नहीं बल्कि मिंग की पॉकेट में से मिलता है। जिसके बाद तो ये सभी शॉक हो जाते हैं लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते। याओ जबरदस्ती इस बेचारी का बैग छीन लेती है और उसमें सामान गिर जाता है, साथ ही वो लेटर भी जो कि मिस्टर फू ने भिजवाया था। इसके बाद एक बार फिर से उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया जाता है। यह जल्दी से ऊपर भागकर जाती है और वो फूलदान ऊपर से फेंककर तोड़ देती है। जिसके बाद याओ गार्ड से कहती है इसे पकड़ लो, साथ ही वो एक झाड़ू मंगवाती है उसे पीटने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं और वो उस बुढ़िया को मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की। साथ ही वो जिया से भी माफी मांगते हैं। जिसके बाद वो बुढ़िया बताती है मैं यहाँ पर नैनी की जॉब करने आई थी लेकिन आते ही मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छे से वेलकम किया गया, साथ ही यहाँ पर अमीरी वाली जिंदगी जीने का मौका मिला तो मैंने सोचा क्यों ना इसे जी लिया जाए। इसके बाद उस बुढ़िया से वहाँ से धक्के मार कर निकलवा दिया जाता है। इसके बाद तो मिंग जल्दी से अपने डैड के सामने जिया की इंसल्ट करना शुरू कर देता है और उसकी चुगली भी। जिस पर उसके डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी आंट के बारे में इस तरह की बातें बोलने की। जिस पर मिंग कहता है इसने उस फूलदान को तोड़ दिया है जो कि माँ की आखिरी निशानी थी। इस पर वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है बिकॉज वो नकली था क्योंकि रियल वाला तो मैंने तिजोरी में रखा हुआ है। वो उसे बहुत ही ज्यादा डांटकर इन हस्बैंड वाइफ को वहाँ से भगा देते हैं। इसके बाद वो जिया को अपनी गोद में उठा लेते हैं। जिसके बाद जिन जिया से माफी मांगता है। इस पर वो कहती है कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, वैसे मैं अच्छे से जानती हूँ तुम ही वो हो जो कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। अगले सीन में हम जिया को एक बड़ा सा लॉलीपॉप खाते हुए देखते हैं। मिस्टर फूस के साइड में बैठे हुए थे। उनको इतना ज्यादा परेशान देखकर वो कहती है मेरे प्यारे नेफ्यू तुम्हें हुआ क्या है? जिस पर वो कहते हैं तुमने कुछ साल पहले एक भविष्यवाणी की थी कि हमारे परिवार पर एक बड़ी आपदा आएगी, क्या वो वाकई में सच है? जिस पर वो कहती है बेशक वो सच है। वो कहते हैं ये कौन सी आपदा हो सकती है? इस पर वो कहती है एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकती लेकिन कुछ बहुत ही ज्यादा बुरा होगा, इसलिए तुम्हें खुद को उसके लिए अभी से तैयार करना होगा। बाद मिस्टर फू काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, साथ ही वो रोने भी लग जाते हैं। इस पर जिया कहती है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी इस आपदा से जूझने में। इसके बाद वो उसके डैड के बारे में पूछते हैं। जिस पर जिया कहती है मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मेरे डैड की पीठ पर एक सांप का निशान है। जिसके बाद वो अपने एक आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं एक आदमी को ढूंढ कर निकालो जिसकी कमर पर सांप का निशान है। अब हमको एक आदमी दिखाया जाता है जिसकी पीठ पर वैसा ही निशान होता है जैसा कि जिया ने कहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि मिस्टर फू का फर्स्ट सन होता है। जिन जिया के साथ हॉस्पिटल में जाता है ताकि वो अपने बड़े भाई को ढूंढ सके। उनको रूम नंबर 68 में जाना था। वो जैसे ही जाते हैं तो वहाँ पर कोई और ही होता है। इससे तो बेचारी जिया सदमे में चली जाती है कि आखिर इस बार उसका कहा झूठ कैसे हो गया। वो लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं और तभी यहाँ एक नर्स आती है एंड वो उस नंबर को ठीक करती है बिकॉज वो 68 नहीं बल्कि 98 होता है। अब हम दूसरी तरफ मिंग को देखते हैं जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ था और वो अनाउंस कर रहा था मेरा बड़ा भाई गुजर चुका है इसलिए अब से ये कंपनी मेरी है। जहाँ पर उसके डैड भी आ जाते हैं लेकिन वो अपने डैड से ही झगड़ा करता है और
इसके बाद यहाँ पर जिया भी आ जाती है। जब ये बंदा रुकने का नाम नहीं लेता तभी एंट्री होती है उसके बड़े भाई की, जिसको देखकर सभी पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर उसका बड़ा भाई सबके सामने अनाउंस करता है कि वो जिंदा है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है और अभी कंपनी उसी के हाथों में है। लेकिन तभी यहाँ पर मिंग कहता है, ऐसे आदमी को कंपनी देने का क्या फ़ायदा जिसकी शादी ही नहीं हुई हो और ना ही उसके कोई बच्चे हैं। लेकिन हमारी जिया तभी कहती है, अगर मैं देख सकती हूँ उस हिसाब से उनकी एक बेटी है और वो अभी भी जिंदा है। यहाँ पर एक बार फिर से उनके बड़े भाई की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए जिया आती है, जिससे वो कहते हैं क्या वाकई में कोई मेरी बेटी जिंदा है। इस पर वो हाँ में जवाब देती है। अगले सीन में इस बार फिर से हम मिंग को देखते हैं, जो एक बार फिर से प्रॉपर्टी के लिए तमाशा करता है और इस बार उसका साथ उसकी वाइफ भी दे रही थी। लेकिन तभी जिया यहाँ पर बताती है कि मिंग तो कभी भी प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकता, बिकॉज के पेट में जो बच्चा है वो किसी और का ही है। लेकिन उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता। तभी यहाँ पर इस बंदी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। अब हम सभी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। नर्स उस बच्चे को बाहर लेकर आती है और कहती है बच्चे का फादर कौन है। इस पर मिंग भाग कर आगे जाता है, लेकिन वो कहती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये बच्चा तो डार्क स्किन है, वो बच्चा एकदम अफ्रीकन होता है। बस फिर क्या था, उस आदमी को तो बड़ा गहरा सदमा लगता है और उसके डैड उसे बहुत ज़्यादा सुनाते हैं। अगले सीन में हम बिग ब्रदर को एक बार फिर से जिया के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उसकी मदद कर रही थी उसकी वाइफ के बारे में पता करने में। ये लोग एक घर पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर पता कर रहे होते हैं। जैसे ही जिया उस लेडी के को टच करती है तो उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके बाद बिग ब्रदर जल्दी से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। जिया जब बेहोश होती है तो उसे एक सपना आता है, जिसमें वो उस लेडी को देखती है जो कि बिग ब्रदर की गर्लफ्रेंड होती है। और जब वो जिया को देखती है तो वो औरत उसे बताती है कि वो ही उसकी मदर है। लेकिन वो अचानक से उससे दूर हो जाती है और इसे होश आ जाता है। यहाँ पर एक आदमी को देखती है जो कि कहता है मैं तुम्हारा डैड हूँ, एंड वो अपनी शर्ट उतार कर उसे दिखाता है एंड उसकी कमर पर एक निशान होता है। बेचारी जिया भी उस आदमी के ऊपर यकीन कर लेती है और वो कहता है क्या तुम मेरे साथ बाहर घूमने चलोगी। अब हम वो और उसके बड़े भाई को देखते हैं। तभी इनके पास एक नर्स आती है और वो बताती है कि बच्ची गायब है। दूसरी तरफ अब हमें जिया दिखाई जाती है। इन लोगों ने जिया का किडनैप कर लिया था। ये लोग उसे मारने वाले थे, लेकिन जिया इनको ही उल्टा सबक सिखा देती है। सही टाइम पर यहाँ पर हुआ और उसका भाई भी आ जाते हैं। वो जल्दी से जिया को यहाँ से ले जाते हैं और एक बार फिर से हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। इसके बाद वो अपने पूरे परिवार को बताता है दरअसल मैंने डीएनए टेस्ट करवाया है। जिया के डैड और कोई नहीं बल्कि हमारे बड़े भाई हैं। ये सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, साथ ही वो लोग खुश भी होते हैं। अगले सीन में हम बिग ब्रदर को जिया के पास बैठे हुए देखते हैं एंड वो उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। अभी उसका छोटा भाई आकर बताता है आपको जल्दी कंपनी चलना होगा बिकॉज मिंग फिर से पागल हो चुका है। इसके बाद वो उनके साथ कंपनी के लिए निकल जाते हैं और इनके पीछे से जिया को होश आ जाता है और यहाँ पर उससे मिलने के लिए आती है याओ। अब हमको दूसरी तरफ कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग मैंने इस परिवार के वारिस को जन्म दिया है, इसलिए ये कंपनी मुझे मिलनी चाहिए। तभी बिग ब्रदर सभी को बता देता है दरअसल मेरी भी एक डॉटर है। अब हम दूसरी तरफ याओ को देखते हैं जो कि हमारी प्यारी सी जिया को बेवकूफ़ बनाने लगती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम्हारे पेरेंट्स को ढूंढने में, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद वो उसे लेकर निकल रही होती है। वो भी वहाँ से गुजर कर जाता है पर वो चालाकी से निकल जाती है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जिया ने तो उसका बेवकूफ़ बना दिया है और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कहती है जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी, लेकिन तभी अपनी मैजिकल पावर से उसके पेट में दर्द करती है और फिर कहती है आप पहले वॉशरूम जाइए, मैं जल्दी से व्हीलचेयर पर बैठ जाती हूँ। जिसके बाद वो वॉशरूम के लिए निकल जाती है और ये व्हीलचेयर पर बैठती ही नहीं। इसके बाद उनको कंपनी का सीन दिखाया जाता है और ये बंदी वहाँ पर पहुँच जाती है और सभी के सामने बता देती है दरअसल मैं बिग ब्रदर की डॉटर हूँ। जिसके बाद यहाँ पर मिंग की वाइफ को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि अभी ये क्या करने वाली थी। इसके बाद की और ज़्यादा बेइज्जती हो जाती है और वो सबके सामने से थप्पड़ मारता है और कहता है हर बार तुम्हारी वजह से मेरा काम बिगड़ जाता है। इसके बाद यहाँ पर उस आदमी को भी लाया जाता है जिसने जिया का किडनैप किया था और वो आते ही सीधा मिंग के पैरों में गिर जाता है। जिसके बाद उसकी सच्चाई भी सबके सामने आ जाती है और बस फिर क्या था, इन हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट करा दिया जाता है। अगले सीन में हम इस पूरे परिवार को देखते हैं जहाँ पर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और ये लोग जिया का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होते हैं। जिन और जॉय जिया के साथ कार से खेल रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर मिंग आ जाता है पर उसके भाई पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो जेल में होना चाहिए। जिस पर वो कहता है मैं बेल पर बाहर आ गया। यहाँ पर मिस्टर फू आ जाते हैं।
वो उनसे कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। सभी भाई इनकार करते हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो उसे माफ़ कर देते हैं। जिसके बाद वो सभी कहते हैं आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप जानते हैं ना इसने क्या किया है। जिस पर मिस्टर फू जिया से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैंने गलत किया है। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, जो करते हैं एकदम सही करते हैं। इसके बाद उसके सभी भाई कहते हैं क्योंकि तुम्हें डैड ने माफ़ किया है इसलिए हम तुम्हें घर में वापस आने दे रहे हैं, लेकिन इस बार हमें धोखा देने के बारे में मत सोचना। जिसके बाद वो उन्हें एक बैंगल दिखाता है और कहता है कि वो है जो मरते टाइम मोम के हाथ में था, इसको मेरी वाइफ ने चोरी कर लिया था, अभी उसके साथ मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है। वो उस बैंगल को जिया को दे देता है। अब हम अगले सीन में जिया को उसके डैड के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं मैं कंपनी जा रहा हूँ किसी काम से। इस पर वो कहती है मैं भी साथ चलूंगी, बिकॉज उसने पहले ही फ्यूचर देख लिया था कि वो एक जमीन के ऑक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर वो वहाँ पहुँच जाते हैं और सभी लोग बोली लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिया अपने डैड को बोली लगाने नहीं देती। यहाँ पर मिंग भी होता है और वो बहुत ही महंगी कीमत में उस जगह को खरीद लेता है। इसके बाद जिया हंसते हुए अपने डैड से कहती है इन्होंने वाकई में बहुत कुछ खो चुके हैं। हम जिन को देखते हैं जो कि उन लोगों के लिए खाना लेकर जा रहा था, लेकिन तभी इसका एक्सीडेंट हो जाता है और गाइस ये बंदा ज़मीन पर गिर जाता है। इस टाइम पर एम्बुलेंस को कॉल करने के बजाय ये बंदा पैकेट में कैंडीज या केक जो भी था उसको डाल रहा होता है। दूसरी तरफ हमें ऑक्शन का सीन दिखाया जाता है, बिकॉज जिया ने बोल दिया था वो ज़मीन बेकार है, इसलिए वहाँ के सभी लोग उसके ऊपर चढ़ रहे थे कि वो कुछ भी बोल रही है, लेकिन ये बच्ची इस चीज़ को साबित कर देती है। जिसके बाद तो मिंग के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, बिकॉज उसके पास अब जो भी था उसने वो सब दांव पर लगा दिया था, अब वो हो चुका था कंगाल। जिसके बाद वो अपने बड़े भाई से मदद मांगने लगता है, लेकिन वो मदद करने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद जिया और उसके डैड घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर वो आते ही वो उससे कहती है जिन कहाँ पर है। इस पर वो कुछ बता पाता कि इस बंदी को फील हो जाता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। जिसके बाद ये दहाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती है एंड ये बच्ची रोते हुए कितनी ज़्यादा क्यूट लगती है। तभी हम जिन को देखते हैं जो कि पीछे ही खड़ा हुआ था अपनी टूटी हुई टांग को लेकर, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था बिकॉज जिया को उसकी कितनी ज़्यादा फिक्र है, और वो फाइनली उसके सामने आ जाता है। इसको देखकर जिया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो डांटती भी है कि वो यहाँ पर मरने की एक्टिंग क्यों कर रहा था, बिकॉज उसने एक डमी को लिटाया हुआ था। अब हम इन सभी को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर जिन बार बार अपना खाना जिया को दिए जा रहा था और उसे ये खाने में तकलीफ भी हो रही थी बिकॉज उसके पैर में चोट थी। लेकिन जिया तो उसका दिया हुआ खाना बार बार अपने डैड को दे देती है बिकॉज वो उससे नाराज़ थी, क्योंकि उसने उसके साथ इतना वाहियात सा मजाक जो किया था। उसके बाद वो कहता है मुझसे गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, अगर तुम मुझे माफ़ कर दोगे मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आऊँगा। जिसके बाद वो कहती है ठीक है। इसके बाद वो कहता है मैं तुम्हारा फेवरेट हूँ ना। जिसके बाद तो यहाँ पर सारे भाई बोलने लगते हैं नहीं उसका फेवरेट मैं हूँ, नहीं उसका फेवरेट मैं हूँ, और वो सभी उससे भी पूछने लगते हैं। इन सभी से घबरा कर वो तो अपने कानों पर हाथ ही रख लेती है, लेकिन वो सभी लगातार बोले जा रहे थे। जिस पर वो गुस्से में कहती है बहस करना बंद करो, तुम सबकी वजह से मेरे कानों में दर्द हो गया है और अगर ऐसे ही चिल्लाते रहे तो खून भी आ जाएगा। इसके बाद जिया जिन के बारे में पता करती है और अपनी कैलकुलेशन करती है तो उससे पता चल जाता है कि उसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। मतलब अब इस ड्रामा में ये एक हॉरर प्लॉट लेकर आएंगे। ये लोग ड्रामा को कितनी बेशर्मी से खींच रहे हैं, ये पहले ही खत्म हो सकता था लेकिन ज़बरदस्ती खींचना है। और वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास कोई अजीब चीज़ है, जिस पर वो एक ब्लैक कलर का बैंगल दिखाता है और कहता है जब से मुझे ये मिला है तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, ज़रूर ये मेरे लिए पनौती है। इस पर उसके डैड कहते हैं जब तुम्हें पता है ये पनौती है तो इसे रखकर घूम क्यों रहे हो और ये तुम्हें कहाँ से मिला। इस पर वो बताता है कि ये मुझे मिंग ने दिया था। उसके बाद वो उस कंगन को चेक करती है और कहती है इसमें एक दरार है और ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। इस पर तो डैड को गुस्सा आ जाता है और वो एक आदमी को बुलाकर कहते हैं उस कमीने को मेरे सामने लेकर आओ। जिस पर उनके बाकी के बेटे समझाते हैं जाने दीजिए, अभी तो वो अपने ही सदमे में है बिकॉज उसका बहुत सारा घाटा हो गया है। अगली सीन में हम इन सभी को जिया के साथ देखते हैं, जहाँ पर इन जिया को बहुत सारे कपड़े दिखाता है अब जो कि जिया को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। वो इनको भाव देने लगती है तो बाकी के लोग भी कुछ ना कुछ निकालने लगते हैं और उसे तोहफे देने लगते हैं। इसके बाद तो ये थाली के बैंगन की तरह कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन जिया कहती है उसको यहाँ पर सभी के तोहफे पसंद आए हैं, इसके बावजूद भी ये लोग बाज नहीं आते। कोई कहता है मेरे दिए हुए जूते पहनो तो कोई कहता है मेरी दी हुई ड्रेस पहनो, जिससे ये बेचारी एक बार फिर से अपने कान पर हाथ रख लेती है। इसके बाद वो उन्हें ज़ोर से चिल्लाकर शांत कराती है। इसके बाद वो ड्रेसेस ट्राई करती है और ये सभी लोग कतार में बैठ जाते हैं उसे बताने के लिए कि वो कैसी लग रही है। दूसरी तरफ हम घर के बाहर मिंग को देखते हैं जो कि कपड़े वपड़े चेंज करके आया हुआ था, मतलब वो एकदम गुंडों वाले गेटअप में आ गया था। वो
वो परिवार की एक आलीशान पार्टी में उनकी बैंड बजाने के बारे में प्लान कर रहा था। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जिसको फील हो जाता है कि पार्टी में ज़रूर तो कुछ गलत होने वाला है। जिसके बाद जिया मिस्टर फू से मिलने जाती है और उन्हें कहती है जो मैंने भविष्यवाणी की थी वो आज सच होने वाली है और तुम्हें इसके लिए पहले से तैयार होना होगा। जिसके बाद हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है और ये बंदी ने इतने सारे कपड़े रिजेक्ट करके ये भद्दा से फ्रॉक पहना है। अभी यहाँ पर मिंग भी आ जाता है और वो बकवास करता है पहले तो जो हर कोई विलन करता है ड्रामा में कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग से मेरी लाइफ बर्बाद कर दी, फुलाना ढिमकाना। फिर उसके बाद लाइटर निकाल कर कहता है आज मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालूंगा, मैंने पहले से यहाँ पर पेट्रोल छिड़कवा दिया है। लेकिन जिया कहती है मैंने भी पहले से ही उस पेट्रोल को हटवा दिया है। इसके बाद तो ये पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। एक ब्रदर मिंग से कहता है अब जेल जाने के लिए तैयार रहो, जिस पर वो कहता है तुम चुप रहो, वैसे भी मेरे पास कोई बैकअप प्लान नहीं है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, और वो खुद को ही आग लगा लेता है। जिसके बाद ये सभी लोग हमारी जिया को थैंक्स बोलते हैं कि उसने उनकी जान बचाई। लास्ट सीन में फाइनली उसकी मॉम भी मिलने के लिए आ जाती है। वो अपनी मॉम से पूछती है आपने मुझे छोड़ क्यों दिया, जिस पर वो बताती है दरअसल मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी, मेरे घर वालों ने मुझे गांव के इलाकों में कैद कर दिया था और जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हें भी मुझसे दूर कर दिया गया था, मैंने तुम्हें कभी छोड़ा ही नहीं। इसके बाद वो उसके डैड से भी मिलती है, ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।